नमस्कार, आपका स्वागत है जासिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। शुरुआत करेंगे अमृतकाल के पहले बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है। आइए जानते हैं इस बजट में क्या कुछ अच्छा रहा। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तय की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स की स्लैब को भी 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। सीतारमण के इस ऐलान के साथ पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। वित्त मंत्री बोली कि मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में छूट सबसे अहम चीज है। देश की महिलाओं के लिए भी उन्होंने ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी। 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और महिलाएं इसमें 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया गया। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। इसके तहत 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा मिलेगा। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों को राहत दी जाएगी। विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। लंबी प्रोसेस के बिना ही विवाद सुलझ सकेंगे। व्यवसायों के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पर्याप्त होगा। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेट्रल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे PBTG बस्तियों के बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। 15,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। युवाओं के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डाटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। युवा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हो सकें, इसके लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4था फेज लॉन्च किया जाएगा। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसीजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसी फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे। अब जानते हैं कि बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ है। LED टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स और सेल्स सस्ते हुए हैं। असम मंत्रिमंडल ने 150 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ 20,000 किसानों को कवर करने वाले राज्य फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी दी है। राज्य सरकार 16 मार्च को 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी। ये बागवानी की एक शाखा है जो सुंदर पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन के साथ साथ छोटे या बड़े क्षेत्रों के भू निर्माण तथा बगीचों के रखरखाव से संबंधित है, ताकि आसपास का वातावरण सौंदर्यपूर्ण और सुखद दिखाई दे। इस महत्वाकांक्षी मिशन का मुख्य मकसद काश्तकारों को लाभ पहुंचाना और फ्लोरिकल्चर के व्यवसाय को विश्व स्तर पर बढ़ाना है। अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए वाणिज्यिक फूलों की खेती, साल भर होने वाले फूलों की खेती, जंगली फूलों की फसलों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्रों में मिशन के तहत बड़े स्तर पर वर्टिकल गार्डन, छतों पर फ्लोरिकल्चर व हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। 2021 में कृषि आय में सुधार के लिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का शुभारंभ किया था और सभी CSIR
प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों के इस मिशन के तहत मॉडल विकसित करने का आग्रह किया था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत ने 2021-22 में 771 करोड़ रुपए के 23,599 मीट्रिक टन फूलों की खेती के उत्पादों का निर्यात किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सर्कुलर इकोनॉमी, एकल इस्तेमाल प्लास्टिक, वन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर विस्तार से चर्चा की। यादव ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल के सवालों के जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए मिशन लाइफ के महत्व पर जोर दिया। बैठक में जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने वनों पर जलवायु परिवर्तन के असर, अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग का पर्यावरण और जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव, सर्कुलर इकोनॉमी, प्लास्टिक के विकल्प का मुद्दा उठाया। इसके अलावा इन मुद्दों में दोनों देश कैसे द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए भारत के उठाए गए विभिन्न कदमों, प्लास्टिक के विकल्प, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और जंगलों, वन सर्वेक्षण और कृषि वानिकी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ से वैश्विक जन आंदोलन होने की उम्मीद है, जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करेगा। भूपेंद्र यादव ने जर्मनी के प्रयासों की सराहना की। यादव ने द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी, जल, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वानिकी के क्षेत्रों में जर्मनी के प्रयासों को स्वीकार किया और उनकी सराहना की। अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग के सवाल पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय पहले से ही अफ्रीका में विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। त्रिपक्षीय सहयोग के लिए पहले विदेश मंत्री से परामर्श करना होगा। जम्मू कश्मीर में सरकार ने शहीदों और प्रतिष्ठित हस्तियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में अब 57 इमारतों और जगहों के नाम शहीदों के नामों से जाने जाएंगे। प्रशासन ने 57 स्कूलों और सड़कों के नाम बदलकर शहीदों और प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम पर रख दिए। जिन लोगों के नाम पर स्कूलों और सड़कों के नाम रखे गए हैं, उनमें श्रीनगर में दवाखाना के मालिक कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू और पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद अयूब पंडित शामिल हैं। मोहम्मद अयूब पंडित की शहर के जामिया मस्जिद के निकट 2017 में पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं बिंद्रू की 5 अक्टूबर 2021 को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये कदम मनोज सिन्हा प्रशासन ने लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार के सचिव पीयूष सिंगला की जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि शहीदों, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के नाम पर आधारभूत संरचना और संपत्तियों के नाम पर रखे जाने को मंजूरी दी जाती है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पयार का नाम कांस्टेबल मुश्ताक अहमद के नाम पर रखा जाएगा। वहीं पुलवामा जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम कांस्टेबल गुलजार अहमद के नाम पर रखा है। बारामूल जिले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सलासन का नाम कांस्टेबल नजीर अहमद के नाम पर होगा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रमवारी का नाम कांस्टेबल फारूक अहमद हजाम के नाम पर होगा। वहीं गांदरबल जिले में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सफापुरा का नाम SSI अब्दुल खालिक खान के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हकीम गुंद का नाम कांस्टेबल फारूक अहमद के नाम पर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल करापुरा का नाम सिलेक्शन कांस्टेबल गुलाम हसन मीर के नाम पर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल की गांव का नाम फारूक अहमद यतू के नाम पर रख दिया गया है। बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर अलका याग्निक ने लगातार तीसरे साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उनके गानों को 2022 में सबसे ज्यादा बार सुना गया। 2022 में उनके गानों को 15 बिलियन टाइम्स सुना गया है। उन्होंने इस मामले में दुनिया भर के फेमस सिंगर्स जैसे टेलर स्विफ्ट, बियॉन्से और BTS को भी पीछे छोड़ दिया है। 2021 और 2020 में भी अलका के गानों को दुनिया भर में सबसे ज्यादा बार सुना गया था। ये उपलब्धि अपने आप में काफी खास है, क्योंकि अलका याग्निक आज की नहीं बल्कि 90 और 2000 के दशक की सिंगर है। पिछले 10 साल में अलका उतनी एक्टिव नहीं है, इसके बावजूद आज भी उनके गानों को सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अलका याग्निक के गानों को 2020 में 16.6 बिलियन बार सुना गया था। वहीं 2022 में यह आंकड़ा 17 बिलियन हो गया। अब 2022 में फिर से अलका ने सबको पीछे छोड़ते हुए 15.3 बिलियन स्ट्रीम हासिल की है।
अगर औसत निकाला जाए तो उनके गानों को यूट्यूब पर रोज 42 मिलियन बार सुना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऐसा करने वाली वो पहली सिंगर है। देश दुनिया के नामी सिंगर्स भी उनसे पीछे रह गए। उन्होंने टेलर स्विफ्ट, ड्रेक और बियॉन्से और फेमस BTS बैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। अलका के बाद दूसरे नंबर पर बैड बनी 14.7 बिलियन स्ट्रीम्स के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं इस लिस्ट में बाकी बचे सिंगर्स भारतीय हैं। उदित नारायण 10.8 बिलियन के साथ तीसरे, 10.7 बिलियन के साथ अरिजीत सिंह चौथे और 9.9 बिलियन स्ट्रीम के साथ कुमार सानू पांचवें नंबर पर है। अंतरिक्ष में हर दिन अद्भुत घटनाएं होती रहती हैं। इनमें से कुछ ही धरती से नजर आती हैं। कुछ आकाशीय घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनको देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसी ही एक आकाशीय घटना आज रात भी होने वाली है। आज हरा धूमकेतु यानी ग्रीन कॉमेट फिर धरती से काफी नजदीक से गुजरेगा। ये कॉमेट पिछली बार 50,000 साल पहले यानी हिमयुग में दिखाई दिया था। कुछ समय पहले खोजे गए कॉमेट C2022 E3 ZTF को ही हरा धूमकेतु कहा जा रहा है। ज्यादातर धूमकेतु पीली, सफेद या नीली रोशनी बिखेरते हैं। आइए जानते हैं कि धूमकेतु हरी रोशनी क्यों निकाल रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जनवरी 2023 की शुरुआत में बताया था कि खगोलविदों ने ग्रीन कॉमेट को मार्च 2022 में ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी में वाइड फील्ड सर्वे कैमरा की मदद से पहली बार देखा। उस दौरान हरा धूमकेतु बृहस्पति ग्रह की कक्षा में था। उस समय इसकी चमक काफी बढ़ गई थी। बता दें कि धूमकेतु जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल से बने कॉस्मिक स्नोबॉल होते हैं। धूमकेतु यानी कॉमेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह आकाशीय पिंड जमे हुए होने पर काफी छोटे होते हैं, लेकिन सूरज के करीब पहुंचने पर गर्म हो जाते हैं और गैस व धूल का चमकदार गुबार अपने पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। नासा ने साल की शुरुआत में बताया था कि कॉमेट C2022 E3 ZTF आंतरिक सौर मंडल से गुजर रहा है। उस समय नासा ने कहा था कि अगले कुछ हफ्तों में हरा धूमकेतु धरती के करीब पहुंचेगा। सभी कॉमेट की तरह हरा धूमकेतु भी धूल, पत्थर, बर्फ और गैस से बना है। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये ग्रीन कॉमेट उल्कापिंड के मुकाबले ज्यादा तेज गति से चक्कर लगा रहा है। ग्रीन कॉमेट चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे सूर्य के करीब आने पर गर्म होकर चमक रहा है। तो आज रात को आप भी इस ग्रीन कॉमेट का नजारा अपने अपने घरों से देख सकते हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।